जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बाइलिंगुअल लैंग्वेज में समझेंगे कि M.Ed क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं और M.Ed करने के बाद आपके लिए क्या क्या डाइवर्स रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाती हैं। तो अगर आपको M.Ed करना है, आप इसको करने के बारे में सोच रहे हैं कि भाई पहले हम MA करें या फिर M.Ed करें, बहुत सारे दिमाग में जो है वो जो सवाल हैं, इसके साथ अगर M.Ed करते हैं तो क्या पहले नौकरी मिलेगी, और अगर नौकरी मिलेगी तो किस तरीके की नौकरी होगी, ठीक, और भी जितने भी आपके सवाल हैं वो सारे सवाल एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको उसके जवाब ज़रूर देखने को मिलेगा। इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। बहुत ही डिटेल में मैं हर एक चीज़ों को आपको बताने वाली हूँ इसमें। जैसे कि अगर इसके कंटेंट की बात करें तो सबसे पहले तो ये है कि M.Ed आप कैसे कर सकते हैं, उसके बाद इसकी जो अपॉर्चुनिटी है उससे क्या क्या बेनिफिट होता है, नेट JRF अगर आपने एजुकेशन जैसे है सब्जेक्ट तो उससे कर सकते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, कितने आपको जो है इनकम आपकी जनरेट होगी ड्यूरिंग एजुकेशन की, अगर आप करते हुए आगे जाते हैं PhD में एनरोल होना चाहते हैं तो उसके क्या बेनिफिट हैं, इसके साथ में और क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए हायर एजुकेशन PhD नहीं करना चाहते हैं तब आपके लिए क्या रास्ते हैं, इन सभी तमाम जो आपके क्वेश्चंस हैं इन सब की जानकारी आपको यहाँ इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। वीडियो हो सकता है थोड़ी लेंदी हो जाए, बट हाँ अगर आप पूरी वीडियो को शांति से बैठकर देखेंगे तो ये चीज़ ज़रूर है कि इसके बाद आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी कि जैसे अगर आप BHU से कर रहे हैं या UGC के अंतर्गत किसी अन्य यूनिवर्सिटी से करते हैं तो भाई कितना JRF क्या है, SRF क्या है, HRA क्या है, तमाम चीज़ों के बारे में हम कंप्लीट यहाँ डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने अन्य साथी और सहयोगी जो M.Ed करना चाहते हैं, आप ही की तरह जो कर रहे हैं, जिनको इसकी अपॉर्चुनिटी, इसके डाइवर्स फील्ड के बारे में पता नहीं है, उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ, ज़रूर साझा करें। तो देखिए सबसे पहली M.Ed जो है ये आपका क्या है, ये एक मास्टर डिग्री होती है एजुकेशन की। जैसे कि अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो हमने B.Ed किया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है जब तक वो B.Ed नहीं करेगा तो वो M.Ed के लिए एलिजिबल नहीं है। पहली बात, आप ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से किए हो, BA BSc BCom, ये मैटर नहीं करता। PG ऑप्शनल है, अगर PG कर भी रखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद आपने B.Ed किया होगा और B.Ed करने के बाद ही आप M.Ed कर सकते हैं, ठीक, पहली बात। तो B.Ed जैसे बैचलर इन एजुकेशन है वैसे ही आपका M.Ed क्या है, मास्टर इन एजुकेशन। इसके साथ M.Ed की अपनी भी खासियत है, वो खासियत क्या है कि ये आपका एक प्रोफेशनल PG कोर्स है। क्या है, प्रोफेशनल PG कोर्स, व्यावसायिक आपका ये शिक्षा के अंतर्गत आता है। यही रीज़न है जैसे आपने B.Ed को भी जब किया होगा तो वो आपका कोई कोर्स नहीं है, भले हम उसको एक कोर्स की तरह पढ़ते हैं, बट वो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। इन द सेम वे M.Ed एक मास्टर डिग्री को दिखाता है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। देखिए M.Ed की जो अपॉर्चुनिटी है ये बहुत ज़्यादा होती है। सबसे पहले कि M.Ed की जो वैल्यू है, देखिए इसमें तो बहुत सारी चीज़ें मैंने इस PPT में बनाई हुई है, लेकिन इसको मैं आपको बिल्कुल सरल शब्दों में समझाती हूँ। सबसे पहले एडवांस स्किल्स किस चीज़ में, कि जब आपने B.Ed किया उसके बाद आप M.Ed करें तो आपको पता है कि आफ्टर M.Ed आप किसी भी अगर कॉलेज में, स्कूल में, कॉरपोरेट सेक्टर में जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो वहाँ पर आपको अच्छी खासी जो है आपकी फ़ीस में इंक्रीमेंट देखने को मिलता है अगर आप M.Ed करके जाते हैं तब। इसके साथ आप प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल ऐसे पदों के लिए मतलब M.Ed को करना ज़रूरी है, जिसके साथ ही आपके अंदर मैनेजमेंट की जो स्किल्स है वो बहुत अच्छे से आती है। सेकेंड जो इसमें पॉइंट है, हाई अर्निंग पोटेंशियल। M.Ed करने के बाद आपके अंदर खुद से ही जो आपकी अर्निंग की पोटेंशियल है, जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि ये एक मास्टर डिग्री है, तो जब आप कहीं भी अगर आप अपने इस डिग्री को लेकर के जाते हैं तो आपकी प्रायोरिटी अदर बच्चों की तुलना में ज़्यादा होगी। आपको वहाँ पे ज़्यादा जो है आपको जो है अपना जो आपका फ़ीस है वो आपको हाई देखने को मिलेगा, ठीक, और वो आपके एक्सपीरियंस एक अदर बेसिस है, बट आपकी डिग्री जो M.Ed की है वो आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छी मनी जो है वो आपको मार्केट में अवेलेबल करा सकती है। लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ देखिए ये जो है कि अगर आपने M.Ed किया है ना तो आगे आप जब भी चाहें, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में, चाहे
एज वेल एज पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट में भी अगर आप चाहते हैं तो भी आपको यहाँ पे काफ़ी जगह वेटेज भी देखने को मिलता है। अगर हम अभी साफ तरीके से समझेंगे आगे जो जैसे जैसे आएगा वीडियो कि जब आप M.Ed कंप्लीट करें तो नेट JRF में कितना है, क्योंकि फाइनली हमारा जो आज का अगर हम बात करें एजुकेशन सिस्टम, तो हम हमेशा इंसेंटिव के तौर पे मनी को बहुत देखते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये चीज़ है कि जिस नौकरी में जितना पैसा मिल रहा है वो नौकरी हम उतना अच्छा है, क्योंकि सबको पैसे की ज़रूरत होती है। तो क्या M.Ed करने के बाद हमें उतने अच्छे अमाउंट में मनी मिलता है? तो अभी आइए समझते हैं आगे की वीडियो में। अगर आपने M.Ed कर लिया है तो सबसे पहली चीज़ हायर एजुकेशन। देखिए M.Ed करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि M.Ed किया है मैंने और उसके आगे भी मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो उसमें सबसे पहला तो आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आप बनना चाहते हैं तो भाई आप बन सकते हैं डिग्री कॉलेज इन सब में। बट उसमें जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, वो है नेट और JRF का, जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है। क्या है? डिमांडिंग होता है जो आपका UGC नेट और JRF है। नेट और JRF में क्या बेसिक डिफरेंस होता है? डिफरेंस कुछ भी नहीं है, एक ही पेपर, एक ही समय पे, एक ही दिन सब कुछ होता है। डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ इन दोनों लोगों में कट ऑफ का होता है। अगर 100 नंबर का पेपर है तो हो सकता है कट ऑफ हो गई 90 के ऊपर आने वाला जो है वो JRF के लिए क्वालिफाई होगा, और आपका 70 to 90 तक या फिर 70 to 100 तक नेट वाला। तो इसी नेट वाले में जितने बच्चे इस 90 के ऊपर आते हैं ये आपके JRF के कहलाते हैं। और JRF आपका क्या है? जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इसमें आपको कुछ अमाउंट, कुछ राशि दी जाती है कि आप अपने पढ़ाई को पूरा कर सकें। बट ये JRF भी उन्हीं बच्चों को मिलता है जो आगे हायर स्टडी, दैट मीन्स रिसर्च के क्षेत्र में जाना चाहते हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे कि मान लीजिए आपने नेट JRF किया, ठीक, आपका JRF निकल जाता है। हाँ, अगर आपका नेट निकला है तब आपको कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा। बहुत कम सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पर नेट किए हुए बच्चों को भी थोड़ी बहुत स्कॉलरशिप दी जाती है, फेलोशिप दी जाती है, बट हर जगह नहीं है, मैक्सिमम जगह नहीं है। तो JRF जो है ये आपको जो है काफ़ी अच्छी स्कीम के तहत फेलोशिप यहाँ पे प्रोवाइड कराता है। जैसे कि अगर हम पहले मैं बात करती हूँ BHU की। अगर आप BHU से जो है नेट JRF क्वालिफाई हैं तो यहाँ पर जो आपको JRF मिलता है वो आपको 37,000 मिलता है। कितना मिलता है? 37,000 आपको यहाँ पर JRF देखने को मिलता है। जब आप नेट JRF क्वालिफाई कर लेते हैं उसके 2 साल तक आपको जो है JRF मिलता है। उसके बाद जैसे जब आप रिसर्च में, जैसा मैंने आपको बताया कि आपको ये फेलोशिप तभी मिलेगी जब आप आगे रिसर्च करेंगे। तो रिसर्च आपको पता है PhD है आपका। जब आप PhD 5 साल की करेंगे, क्लियर, तो इस 5 साल में पहले 2 साल आपके JRF के होते हैं, बाकी के 3 साल आपके कन्वर्ट हो जाते हैं SRF में। किस में हो जाएगा? SRF। ये SRF क्या है? सीनियर रिसर्च फेलोशिप। इसमें जो आपकी ये इनकम है, जो आपका अमाउंट है 37,000, इसको बढ़ा करके अगर BHU की एट प्रेजेंट बात करें तो ये 50,000 हो जाती है। क्लियर है? SRF आपका कितना हो जाएगा? 50,000 रुपीज़। और ये जो JRF आपको यहाँ पर मिल रहा है ना 37,000, जो JRF आपको BHU में 37,000 मिल रहा है, इसके साथ साथ आपको एक HRA भी मिलेगा जो इसमें इंक्लूड होगा, जो आपका 5580 रुपये का होगा। क्या है वो है आपका HRA। अब ये HRA क्या है? हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, अलाउंस जो मतलब कि जो आपको रहने और घर का, इसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स वो लोग देखते हैं कि आपका घर कितना दूर, इन सब तरीके से है। बट 5580 रुपये यहाँ पर BHU में एट प्रेजेंट दिया जाता है। तो अगर आप पूरा मिला करके देखें तो 20 से 25 लाख रुपए अगर आपने JRF क्वालिफाई कर लिया है तो आपको पढ़ते समय ही आपको इतने पैसे मिलेंगे। और ये पैसे बिल्कुल भी कम नहीं है, ये आपको एक नौकरी से भी ज़्यादा पैसे ये लोग दे रहे हैं फॉर डूइंग द रिसर्च। तो ये काफ़ी अच्छा है। और M.Ed एक अच्छा कोर्स है, क्योंकि अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कि जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, उसमें से M.Ed के थ्रू अगर आप नेट JRF इन एजुकेशन अगर आप करते हैं, जैसे अगर आप नेट JRF निकालेंगे तो आपको किसी न किसी एक सब्जेक्ट से निकालना होगा, राइट। तो अगर वो सब्जेक्ट आप M.Ed कर रहे हैं, आपका सब्जेक्ट है एजुकेशन, तो एजुकेशन में ट्रैफिक बहुत कम है। ट्रैफिक इट मीन्स कि बच्चे देते हैं और ये इजी भी है, मतलब बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में। वैसे कोई सब्जेक्ट अपने आप में डिफ़िकल्ट या लाइट वो नहीं होता, लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक आपको कम देखने को मिलता है। मैक्सिमम जो ट्रैफिक है वो आपको जो पॉपुलर सब्जेक्ट हैं, जैसे मैथ हो गया आपका, इंग्लिश हो गया आपका, लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स हो गए, पॉलिटिकल, सोशल साइंस, इन सब में ज़्यादा आपको देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू एजुकेशन। तो अगर आप M.Ed कर रहे हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर नेट JRF को ज़रूर करिए आप एजुकेशन से ही लेकर के, ठीक।
तो ये तो बात रही BHU की जो मैंने आपको बताई। अगर आप UGC के तहत जाते हैं तो UGC में अभी ये थोड़ा और बढ़ता है, मतलब रहते रहते मतलब ये लोग बढ़ाते भी रहते हैं, तो ये चेंज हो सकता है डाटा। तो डेटा आपका चेंज हो सकता है। यहाँ पर अगर हम UGC की बात करें तो UGC आपको पहले जो आपके 2 साल हैं, दैट मीन्स JRF है, उसमें ये लोग 31,000 रुपीज़ देते हैं। क्लियर है? UGC के अकॉर्डिंग UGC आपको देती है 31,000 रुपये। इसके साथ ये लोग जो है आपको सालाना कॉन्टीजेंसी फ़ंड भी देते हैं। ठीक, 1 साल में मतलब कि सालाना ये लोग देते हैं 20,000 रुपये के उसमें। ये आपका कौन सा है? ये आपका JRF की बात कर रहे हैं। और अगर SRF जब आप सीनियर रिसर्च फेलोशिप के अंदर जाते हैं तो ये 31,000 बढ़ के आपका 35,000 हो जाता है। और इसकी जो कॉन्टीजेंसी है ना वो भी बढ़ जाती है, एनुअल कॉन्टीजेंसी। वो 20,000 जो पहले मिल रहा था अब वो 25,000 हो जाता है। तो ये भी कम नहीं है अपने आप में देखा जाए। तो आप पढ़ते समय इतना कमा रहे हैं वो काफ़ी अच्छी बात है। तो ये तो बात रही थोड़ी इकोनॉमिक और थोड़ा सा मोटिवेशन की कि भाई आपको कैसे आप पढ़ेंगे, तो वो मोटिव की बात हो गई कि आपको इसके लिए पढ़ना है। ये बिल्कुल मैं आपसे प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ, जो चीज़ अभी है। क्लियर है इतना? तो JRF SRF आपको क्लियर हो गया होगा। BHU का भी मैंने बता दिया और UGC ने जो अभी किया है उसका भी बता दिया। एट प्रेजेंट इतना है। अब देखिए सेकेंड जो चीज़ आप कर सकते हैं वो कर सकते हैं कि आफ्टर M.Ed जब आप कर रहे हैं तो आप PhD कर सकते हैं। PhD करेंगे आप एजुकेशन से, तो जैसा मैंने आपको बताया JRF है तब तो ठीक। अदरवाइज़ जब आप PhD अगर 5 साल का एनरोल करते हैं उसके बाद भी आपके पास डाइवर्स फील्ड स्कोप हो जाता है। यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कर सकते हैं। PhD करने के बाद आप रिसर्च के लिए आपने कंप्लीट उस फील्ड में, एक पर्टिकुलर फील्ड में किया है, तो आप कहीं भी जाते हैं कॉरपोरेट सेक्टर में, वहाँ आपकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा हाई होगी। क्लियर है? इसके बाद जो थर्ड चीज़ है वो ये है कि अगर आपने जैसे कि M.Ed कर लिया है उसके बाद आप कुछ और कोर्सेज़ भी कर सकते हैं। जैसे कि एक है आपका PGDHE। PGDHE जो है आपका ये है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हायर एजुकेशन। ठीक, इसके साथ IGNOU के द्वारा भी आप एक PG डिप्लोमा इन एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। IGNOU के थ्रू भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं। अगर आप इन कोर्सेज़ को अवेल करते हैं तो ये आपको लाइफ लॉन्ग जो है कहीं पर भी, तो आपको इन कोर्सेज से जो है बहुत अच्छी जो है आपको इनकम भी मिलेगी, साथ में आपको प्रायोरिटी और वेटेज भी देखने को मिलता है। ये तो कुछ एडिशनल बात रही। अब देखिए अगर हम जाते हैं, अगर हम सोच रहे हैं कि नहीं हमको जो है इस लाइन में नहीं जाना है, मतलब हम पढ़ाई आगे नहीं करना चाहते, हम M.Ed को स्टॉप करना चाहते हैं कि भाई M.Ed के बाद हम नौकरी के फील्ड में आना चाहते हैं। अभी तक मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई हैं वो सारी की सारी फील्ड ऐसी हैं कि अगर आप आगे पढ़ाई करते हुए कैसे आप इनकम जनरेट कर रहे हैं, ठीक, वो आपको गवर्नमेंट दे रही है। बट अब जो हम बात करने वाले हैं वो रिलेटेड टू जॉब की। अगर मैं चाहती हूँ कि भाई मैंने M.Ed कर लिया, अब मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो देखिए ये जॉब अपॉर्चुनिटी जब आपने M.Ed कर लिया है तो आपको दोनों फील्ड में मिलेगी। व्हाट आर द टू फील्ड? तो पहला तो स्कूल जो आपका है इसमें भी, और दूसरा हायर एजुकेशन में। किसमें? हायर एजुकेशन में। पहली चीज़ तो आपको दोनों जगह, इसलिए मैंने कहा ना कि M.Ed अगर आपने किया है तो आपकी फील्ड काफ़ी डाइवर्स हो जाती है। तो पहले देखिए हम हायर को देखते हैं कि भाई हायर एजुकेशन में अगर M.Ed किया हुआ है तो हमारे लिए क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी खुली हुई है। तो इसमें जो सबसे पहला जॉब आपका है वो सबसे मनपसंदीदा है और बहुत सारे लर्नर की ड्रीम है, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर रीडर की जॉब। देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब बहुत सारे जो है लर्नर्स वो जो है चाहते हैं। अभी रिसेंटली UGC का जो आपका गाइडलाइन आया है उसमें, उसके तहत जो आपके मम्मी डाला जगदेश कुमार हैं, उन्होंने ये रिसेंटली बताया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अब आपको PhD की ज़रूरत नहीं है, आपका नेट होना जो है वो मिनिमम क्राइटेरिया कर दिया गया है, UGC नेट। अगर आप अवेयर हैं तो वेल एंड गुड, और नहीं पता है अगर आपको, तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि इन्होंने बताया है कि UGC नेट जो है वो आपका मिनिमम क्राइटेरिया है अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा नेट तो भाई अब क्लियर होना ही होना चाहिए अगर हम करना चाहते हैं तो आपने जैसे कि UGC नेट क्वालिफाई किया है, M.Ed किया है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप किसी भी कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि आप B.Ed कॉलेज में भी पढ़ा सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे। और हाँ, अगर आप M.Ed कंप्लीट करके आप चाहते हैं कि आप M.Ed के बच्चों को भी पढ़ाएं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका PG भी हो, PG प्लस M.Ed दोनों होना चाहिए आपका, ठीक है।
पीजी और एमएड आपका दोनों होना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आप जो है एमएड कॉलेजेस में भी पढ़ाएं तब। बीएड के लिए तो ठीक है, अगर आपका मान लीजिए आपने एमएड किया है, पीजी अभी आपने नहीं किया है, लेकिन आपने नेट क्वालिफाई किया है किस सब्जेक्ट से, एजुकेशन से। यहाँ एक चीज़ जानने वाली है, जितने भी लर्नर्स को नहीं पता है कि अगर आपके पास दो ऑप्शन आता है ना कि आप एमए एजुकेशन में से और एमएड में से आप किसको करेंगे, तो ये जान लीजिए कि एमएड का स्कोप बहुत ज़्यादा है। एमए करके आप कुछ रास्ते खुले हैं बट कुछ रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, बट एमएड करने के बाद वो सारे रास्ते आपके लिए खुले हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे आप एमए किए होते तो शायद आप एलिजिबल नहीं होते एमएड को पढ़ाने के लिए या फिर बीएड के लिए, ठीक है। बीएड मान लीजिए आपका हो भी जाता बट आप छोटे यूजी कोर्सेज में पढ़ाते। बीएड में आने के लिए एमएड होना ज़रूरी है और पीजी का होना नहीं, लेकिन एमएड कॉलेजेस में पढ़ाने के लिए आपका पीजी और एमएड होना ज़रूरी है, ठीक। तो पहला ये हो गया कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा आपका बीएड और एमएड कॉलेजेस के लिए, क्लियर है। हाँ, और आप स्पेसिफिक भाई जो आपका सब्जेक्ट है आप उसमें ही बनेंगे, ये नहीं कि आप किसी में भी। आपने एजुकेशन से किया है तो असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आप देखेंगे तो यूजी में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे एजुकेशन के फील्ड में आप पढ़ा सकते हैं, जो एजुकेशन सब्जेक्ट होता है। बीएड में भी पढ़ा सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये पहला था आपका जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर था हायर एजुकेशन में। दूसरा बीएड और एमएड के कॉलेजेस में, जितने भी बीएड और एमएड के कॉलेजेस हैं आप देख रहे हैं कि कितने ज़्यादा अब हैं, वहाँ पर जा कर के आप पढ़ा सकते हैं। एमएड के लिए पीजी होना अनिवार्य है, ये मैं बार बार बता रही हूँ। इसके साथ इंटीग्रेटेड बीएड कॉलेज, आप देख रहे हैं कि अब 4 साल नई जब से एनईपी स्टार्ट हो गई है तो आपके इंटीग्रेटेड बीएड का कॉन्सेप्ट अब तेज़ी से हो रहा है कि भाई सरकार ने तो ये भी कहा है कि 2030 तक हम इंटीग्रेटेड बीएड वालों को ही मान्यता देंगे। तो इंटीग्रेटेड बीएड में भी आप जा कर के पढ़ा सकते हैं इफ़ यू हैव एमएड प्लस पीजी, दोनों होना चाहिए यहाँ पर। तो अगर आपने एमएड किया है ना तो आप पीजी भी ज़रूर कर लें। पीजी करने से क्या है कि आपका स्कोप और वाइड हो जाएगा और आप हायर एजुकेशन में इजीली अच्छे मार्क्स के साथ, अगर आपका उठ रहा है एमएड में है, पीजी में है, तो आपको नौकरी मिलने में बहुत आसानी होगी, ठीक। तो एमएड कर लिया, पीजी कर लिया, तो आप इंटीग्रेटेड बीएड कॉलेज में भी पढ़ाने के लिए एलिजिबल हैं। लेट्स टॉक अबाउट द डीएलएड। अगर हम डीएलएड कॉलेज की बात करें तो डीएलएड कॉलेज में क्या है आपका कि ये जो है एलिमेंट्री एजुकेशन जिसको हम बीटीसी कह रहे हैं, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका पीजी हो। अगर आपने सिर्फ एमएड किया, मान लीजिए हमने बीएड किया उसके बाद मैंने एमएड कर लिया, उसके बाद आई एम एलिजिबल फॉर द डीएलएड कॉलेजेस, क्लियर है। इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपके पास पीजी हो ही। पीजी कहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे आपके हायर एजुकेशन की बात आएगी पीजी वहाँ पर ज़रूरी है, डीएलएड में नहीं ज़रूरी है, ठीक। अब इसके बाद बहुत सारे एनसीईआरटी, एससीईआरटी और सीबीएसई के भी बहुत सारे ऐसे पद आते हैं, जैसे आपके लिख देती हूँ पहले एनसीईआरटी, एससीईआरटी और इसके साथ में आपका जो है सीबीएसई। बहुत सारे इनकी ऐसी वैकेंसीज़ आती हैं जो एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए आती हैं। जैसे कुछ ऐसे पोस्ट होते हैं जो हायर पोस्ट होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होते हैं इन पदों पे, एनसीईआरटी जो आपका उसमें, सीबीएसई में, एससीईआरटी में। तो यहाँ के लिए याद रखिएगा कि एमएड तो होना चाहिए और साथ में आपका नेट भी होना चाहिए, क्लियर है। एमएड के साथ नेट होना चाहिए अगर आपके ऐसे पद है तब आप लेक्चरर बन सकते हैं। लेक्चरर कहाँ पे, जिसे जो डाइट है आपका उसको सिर्फ आप एमएड के बेसिस पे वो लेक्चरर भी बन सकते हैं। इसके बाद जैसा मैंने आपको बताया कि असिस्टेंट प्रोफेसर, वो तो आप अगर हायर में बन रहे हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जितने आपके बीए एमए एजुकेशन के प्रोफेसर हैं वहाँ पर भी आप एमएड या फिर नेट के बेसिस पे बन सकते हैं। अब इसमें जो आपको एक बात ध्यान देनी है, अगर आपने एमएड कर लिया है या फिर करने वाले हैं तो देखिए 3 चीज़ आप अपने हायर एजुकेशन में अवेल कर रहे हैं, तो अगर आप कर लेंगे तो आपके लिए जो मैं बता रही हूँ इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, आपके लिए कोई भी रास्ता बंद नहीं हो सकता। पहली चीज़ आपने एमएड कर रखी हो, दूसरी चीज़ नेट आपने क्लियर कर लिया हो और तीसरी चीज़ आपकी पीजी हो। अगर ये 3 चीज़ है तो फिर चाहे जो भी चीज़ आएगी आपको कोई भी चीज़ रोक नहीं सकती नौकरी, अच्छी नौकरी लेने से जो आपकी अच्छी गुड इनकम की है, क्लियर। अगर ये 3 चीज़ आपने किया है, आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने आपको जितने भी कोर्सेज बताए हैं सब में किसी में नेट है, किसी में एमएड है, किसी में पीजी की ज़रूरत है नहीं तो किसी में है। तो अगर आप कर लेते हैं, अगर आपका कोई उसमें से है कि नहीं मुझे इसमें ही पर्टिकुलरली जाना, तब तो वेल एंड गुड। अदरवाइज़ अगर आप सर्च में है कि ठीक है अगर इसमें हो जा रहा है तो ठीक है, तो आप इसको ज़रूर से कर लें। तो ये थी आपकी पहली हायर एजुकेशन की, ठीक। अब अगर स्कूल लेवल पर मैं बात करूँ, किस पे बात करूँ, स्कूल लेवल पे,
तो स्कूल लेवल पे देखिए मैंने आपको बताया ना कि M.Ed B.Ed जैसे हम करते हैं तो B.Ed करके तो भाई टीचर पढ़ा ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम M.Ed किए हुए हैं तो M.Ed किस लिए होता है, वो प्रिंसिपल्स को तैयार करता है। जैसे B.Ed टीचर्स को आप एक तरीके से ट्रेनिंग प्रोग्राम में, वैसे ही मैनेजमेंट कैसे करना है, सब चीज़ों का डॉक्यूमेंट कैसे सब कुछ करना है, रिसर्च में कैसे देखना है, ये सारी चीज़ें M.Ed बताती है। तो M.Ed अगर आप करे हुए हैं तो आपको स्कूल में प्रिंसिपल पोस्ट हो गई। इसके साथ PGT एजुकेशन के उससे आप बन सकते हैं PGT। इसके साथ एक और फ़ायदा है M.Ed करने का स्कूल में कि अगर आप स्कूल वाले उसमें जाते हैं तो आपको जो PGT है वो साइकोलॉजी से भी करने का होने का मौका मिल जाता है। अगर साइकोलॉजी सब्जेक्ट है तो भी आप उसमें जा सकते हैं। अगर आपने M.Ed किया हो तो ये M.Ed का फ़ायदा है कि आप साइकोलॉजी में भी पढ़ा सकते हैं। अब लेट्स टॉक अबाउट द वेटेज कि भाई हमने तो कर रखा है, लेकिन अगर हम कहीं जाते हैं तो उससे हमको फ़ायदा क्या होगा। तो अगर आपने UP PGT TGT कहीं पर भी आप देने गए हैं और आपके पास B.Ed के साथ साथ B.Ed के साथ साथ आपके पास M.Ed भी है तो आपको 10 मार्क्स का राइट नाउ वेटेज मिलेगा। कितने का, 10 नंबर का आपको जो है वो वेटेज मिलने वाला है। ठीक, तो याद रखिए कि भाई आपको अगर आप चाह रहे हैं तो आपको जो है, मैंने ये सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, पूरा के पूरा ये जॉब अपॉर्चुनिटी है। मैंने बिल्कुल बिहेवियरल टर्म में और आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है। इस प्रेजेंटेशन में मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई थी, बट वो सारी चीज़ें जैसे मैंने आपको बताई, इसमें बहुत सारा फेलोशिप प्रोग्राम भी है जिस पर गवर्नमेंट जो है वर्क तो करती है, लेकिन उसमें हर एक यूनिवर्सिटी में वो नहीं मिलता है। तो जो हर एक जगह से JRF का है तो वो आपको मिलना ही मिलना है। UGC का जितना है, इसके साथ BHU का मुझे पता था तो BHU का मैंने आपको बता दिया है और बिल्कुल आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि M.Ed से संबंधित जो आपकी समस्या है कि जैसे कितना कितना मिलता है, क्या होता है और आगे मैं कैसे जाऊँगी, तो हायर में क्या मेरे स्कोप हैं और स्कूल लेवल पर क्या मेरे स्कोप हैं, वेटेज कितने का है, सारे जो है मैंने आपको बता दी है। अगर कोई और समस्या अभी आपकी बच गई है तो कमेंट सेक्शन ऑन है, आप वहाँ पे पूछ लें। वीडियो को अपने दोस्तों तक जो M.Ed कर रहे हैं या करना चाहते हैं, दिमाग में बना रहे हैं, सोच रहे हैं, कन्फ्यूजन में हैं, उन तक इस वीडियो को ज़रूर साझा करें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल पर को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि भविष्य में इसी प्रकार की और भी अच्छी वीडियोज़ आप तक जो है पहुँचती रहें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।